हेलो, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर होगा क्लास 12 के लिए। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ते रहे हैं अभी 3-4 दिन से? आप नहीं बाबू, आप लोग फोर्थ से पढ़ते हो जी। तो ऐसे क्वाइस होता है, आप लोग भी बोलते रहते हो बीच बीच में। आपको बताऊंगा, हम इसको एक बार रिकॉल कराएं आपको पुरानी चीजों को, तो आप ध्यान से सुनते जाना। इसे हम संकर लवण भी करते हैं और परिभाषा भी देते हैं कि ऐसे योगी जो अपने जलीय विलयन में संकर आयन देते हैं उन्हें हम संकर लवण या संकर यौगिक कहते हैं। चूंकि संकर आयनों में उपसंयोजक बंद होता है लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच, इसलिए इसे हम उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। इसमें वर्नर ने अपना सिद्धांत दे दिया था। वर्नर ने बहुत बेसिक चीजों को बताया। वो पहले तो यही बताया कि हर एक उपसंयोजक यौगिक में संकर आयन होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जिसमें सेंट्रल मेटल मतलब केंद्रीय धातु और लिगेंड परस्पर उपसंयोजक बंध द्वारा जटिल रूप से बंधे होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं। सेकेंड, इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातुओं के पास दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीय संयोजकता। तीसरे लाइन में बताया कि केंद्रीय धातु पर जो आवेश होता है उसे प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। चौथे लाइन में इन्होंने बताया कि जो केंद्रीय धातु के चारों लिगेंडों द्वारा लोन पेयर मिलता है, जितने लोन पेयर मिलते हैं, जितने दाता परमाणु देते हैं, अर्थात लिगेंडों की संख्या जितनी होती है उसे हम द्वितीय संयोजकता कहते हैं, इसे समन्वय संख्या भी कहा जाता है। और 5वें स्टेटमेंट इन्होंने बताया कि हर केंद्रीय धातु अपने संरचना को अक्रिय संरचना में परिवर्तित करना चाहता है, अर्थात अक्रिय संरचना को पाना चाहता है, मतलब इनर्ट बनना चाहता है, इसीलिए ऐसा करता है। बनने के बाद हमने फिर लिगेंडों को पढ़ा। क्या है लिगेंड, क्या है केंद्रीय धातु? तो केंद्रीय धातु क्या बताते हैं कि किसी भी संकर आयन में डी ब्लॉक का हुआ धातु जो लिगेंडों से जुड़कर संकर आयन बनाता है वो केंद्रीय धातु होता है। इसमें डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, जिंक। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली कक्षक होते हैं जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ले लेकर एक संकुल बना देते हैं, जटिल आयन बना देते हैं और उसे ही केंद्रीय धातु करते हैं। अगले फैक्ट में बताते हैं कि जो स्पीसीज, जो अणु, मूलक, परमाणु, आयन केंद्रीय धातु पे इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें लिगेंड कहते हैं। आगे चल के ये भी जान पता चला कि लिगेंड दो तरह का होता है, उदासीन लिगेंड और एक आवेशित लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता जैसे वाटर, अमोनिया, जीरो आवेश, उसे हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। लेकिन कुछ लिगेंडों पे आवेश होते हैं जैसे Cl-, O पे 2-, Cl पे 1-, C2O4 पे 2-, EDTA पर 4-। ऐसे को हम लोग आवेशित लिगेंड कहते हैं। उसमें जिस पे धनावेश होता है उसे धनावेशित लिगेंड और जिस पे ऋणावेश होता है उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। लिगेंडों को फिर दाता परमाणु के बेस में बांटा गया। जिन लिगेंडों के पास एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंती लिगेंड, जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंती लिगेंड कहते हैं, जिसके पास 3 दाता परमाणु होता है त्रिदंती लिगेंड कहते हैं। वहीं पर जिसके पास 6 दाता परमाणु होते हैं षष्ठदंती लिगेंड कहते हैं। लेकिन वहां एक स्पेशली बताया गया कि ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन उसमें से केवल वह एक से परमाणु को डोनेट करता है, परमाणु को साझे में देता है, ऐसे को उभयदंती लिगेंड कहते हैं। फिर लिगेंडों में आपने आगे पढ़ा तो फिर पढ़ा उसके केंद्रीय धातु को निकालना, लिगेंड को निकालना, प्राथमिक संयोजकता निकालना, द्वितीय संयोजकता निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। फिर हमने आईपीएससी नाम को पढ़ा। लिगेंडों के आईपीएससी नाम लिखने के भी रूल्स हैं, आपको पता होगा। उसमें 4 रूल हमें बेशक याद रखने होते हैं कि पहले धनात्मक भाग का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणात्मक भाग का नाम लिखा जाता है। संकर भाग में पहले लिगेंडों का नाम लिखा जाता है, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। केंद्रीय धातु अगर धन हिस्से से आया है तो अलग तरह से, और ऋण हिस्से से आया है तो अलग तरह से लिखा जाता है। केंद्रीय धातु के तुरंत बाद हम उसके ऑप्टिकल संख्या को अर्थात प्राथमिक संयोजकता को रोमन संख्या में ब्रैकेट में नोट करते हैं। और लास्ट तो आप जानते हो कि 2 से अधिक लिगेंड होने पर, 1 से अधिक लिगेंड होने पर उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से क्रम दिया जाता है। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले पढ़ते हैं उन्हें पहले और जो बाद में पढ़ते हैं उन्हें बाद में नाम दिया जाता है। और इस बेसिस पे हम लोग नामकरण भी करते हैं। नाम करने के बाद फिर हमने आइसोमर्स पढ़े, लिगेंडों के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने आइसोमर देते हैं। ऐसे और ऐसे यौगिक जिनके सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र या परमाणु की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता होती है, ऐसे को समावयवी कहते हैं। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। समावयवता मुख्यतः 2 प्रकार आपको मिला, संरचनात्मक समावयवता और कृत्रिम समावयवता। फिर संरचनात्मक 5 तरह का मिला, आयनन समावयवता, जलयोजन समावयवता, उपसंयोजन समावयवता,
बंधन समायोजक बहुलक समायोजक। वहीं पे त्रिविम में 2 मिला, ज्यामितीय समायोजक और प्रकाशीय समायोजक। आयनन समायोजकता बताया गया कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके आयनों में भिन्नता होती है, ऐसे को आयनन समावयवी और इस घटना को आयनन समायोजकता कहते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल देके बताया था। फिर उन्होंने बताया बंधन समायोजकता, ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें लिगेंड के दाता परमाणु में भिन्नता होती है, उसे हम बंधन समायोजकता कहते हैं। बंधन समावयवी कहते हैं उस घटना को बंधन समायोजकता कहते हैं। जल योजन में आपने पढ़ा होगा ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनमें जल अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है, जल योजन समानता कहलाता है। उपसंयोजन में पढ़ा होगा ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके केंद्रीय धातु के सापेक्ष लिगेंडों में भिन्नता होती है, लिगेंड उलट पलट जाते हैं, इसका इसमें हो जाता है, इसका इसमें हो जाता है, दैट इज उपसंयोजन समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को उपसंयोजन समायोजकता कहते हैं। आपने वहां ज्यामिति और प्रकाशीय में पढ़ा होगा, ज्यामिति में हमने बताया होगा सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म, वहां पे अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होता है लेकिन परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता होती है, और अगर वो दोनों लाइक एटम्स लाइक लिगेंड्स एक तरफ पड़ जाते हैं तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सिस, जब वो दूसरे के उल्टा पड़ते हैं तो बोलते हैं ट्रांस, और सिस और ट्रांस दो रूप होते हैं, दोनों के अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होती है लेकिन आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है, इसलिए उन्हें सिस और ट्रांस वाले को ज्यामितीय समावयवी और ऐसे घटना को ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। हमने पढ़े समझ 4 और 6 दोनों में बताया था। प्रकाशीय में हमने बताया होगा कि कुछ यौगिकों के प्रतिबिंब सेम होते हैं, ऐसे को सममित अणु कहते हैं, लेकिन कुछ के अलग होते हैं, उनका प्रतिबिंब अलग बन जाएगा। जैसे O का प्रतिबिंब O ही बनता है सममित, P का प्रतिबिंब P नहीं बनता है, उल्टा P बनता है असममित। तो कुछ यौगिक के अणु सममित होते हैं जिनके प्रतिबिंब सेम बनते हैं, समान रूप में बनते हैं, लेकिन कुछ यौगिक के अणु विसम्मित होते हैं, असम्मित होते हैं, अनसाइमेट्रिक होते हैं, उनके प्रतिबिंब समान नहीं होते, अर्थात पहला अणु का प्रतिबिंब दूसरे के अध्यारोपित नहीं होता, और इसे एक को यल फॉर्म और दूसरे को डी फॉर्म कहते हैं। ऐसे यौगिकों को प्रकाशीय समावयवी और जब यल और डी फॉर्म आने लगता तो ऐसे घटना को प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। फिर आपने इसमें आया बीबीटी और सीएफटी पढ़ा होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमने बताया कि यौगिकों में क्वेश्चन नंबर 4 में संकरण sp3 या dsp2 आ सकता है, जबकि 6 में d2sp3 या sp3d2 आता है। अगर sp3 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में तो उसकी संरचना चतुष्फलकीय बताएगी, लेकिन अगर dsp2 आता है तो उसकी संरचना वर्गाकार सर्कलीय बताएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 में चाहे d2sp3 आए चाहे sp3d2 आए, दोनों ही कंडीशन में उसकी संरचना अष्टफलकीय रहेगी, जैसा कि एक हमने चार्ट बना के आपको दिया था। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसके अनुसार लिगेंड 2 तरह के होते हैं, परबल और एक परबल। लिगेंडों की उपस्थिति में जो निकक्षक होते हैं 2 अलग अलग ऊर्जाओं के स्तर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का वितरण में अंतर आ जाता है और इससे उसके चुंबकीय प्रकृति बदल जाते हैं। यदि किसी उपसंयोजक यौगिक में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अनुचुंबकीय होता है, अगर नहीं होते हैं तो चुंबकीय होता है। आज हम लोग थोड़ा सा उसी पे देखेंगे क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। हम हर चीज को निकाल के आपको बताने वाले हैं, और आप 11 चीजें होती है जो आप बता सकते हो बेहतरीन, अगर पूरे क्वाड्रेशन कंपाउंड को जान पा रहे हो तो। बहुत ही अच्छा और पॉपुलर कंपाउंड रहा है ये। जब भी क्वाड्रेशन कंपाउंड की बात की जाती है, कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात की जाती है, क्लास 10th में भी आपको एक जगह नाम लिया गया होगा जहाँ लवण को बांटा गया होगा, द्विक लवण, मिश्रित लवण, वही संकर लवण बताया गया होगा, और संकर लवण जब बताया गया होगा तो उदाहरण में लिखा होगा K4 एफिशिएंसी। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि विलायकों में पानी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सार्वत्रिक विलायक कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, हर जगह लगभग विलायक के रूप में कार्य करता है ज्यादा से ज्यादा जगहों पे। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? K4 एफिशिएंसी। पोटेशियम है साइनोफेरेन। तो हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, ध्यान से देखना। आप इसमें केंद्रीय धातु को बता सकते हो कि नहीं? कॉम्प्लेक्स आयन है ना, कॉम्प्लेक्स आयन है तो केंद्रीय धातु बताओ पहला, किसमें केंद्रीय धातु कौन है?
राइट। जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसमें जो पहला मेटल होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का पहला मेटल जो कि डी ब्लॉक का मेटल है, उसको संक्रमण धातु कहते हैं, वही आपका सेंट्रल मेटल है, अर्थात वही सबको बाधा है। दूसरे नंबर पे लिगेंड बता सकते हो क्या? लिगेंड भी Cn है, लेकिन Cn माइनस चार्ज के साथ। Cn अकेले नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता, Cn पे माइनस होता है। दो चीजें तो क्लियर हो रही है। तो फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट में लिगेंड को छोड़ने के बाद, सॉरी सेंट्रल मेटल को छोड़ने के बाद जो बचते हैं वो सब लिगेंड होते हैं। उसमें Cn बच रहा है, 6 ठो है। तीसरा नंबर, आप हमें इसमें बता सकते हो प्राथमिक संयोजकता? प्राथमिक संयोजकता को कुछ और कहते हैं क्या? हाँ, इसे आपसीकरण संख्या भी कहते हैं, बोलना नहीं, क्योंकि कभी कभी आपसीकरण संख्या पूछेगा तो जान जाना वही पूछ रहा है जो प्राथमिक संयोजकता है, और इसके लिए चार्ज को रखना पड़ता है। पोटेशियम कितना बनाता है? +1, 4 लोग तो साइनाइड 1 माइनस बनाता है, 6 लोग तो। अब यहाँ पे कितना रखा जाए कि सब 0 हो जाए? +2, मतलब दैट इज योर प्राइमरी वैल्यू। द्वितीयक संयोजकता पूछ रहा है, बता सकते हो? द्वितीयक संयोजकता, जिसको हम दूसरे वर्ड में समन्वय संख्या, क्वाड्रेशन नंबर भी कह सकते हैं। और ये कितनी होती है? कितने लिगेंड उसमें है? क्योंकि 6 ठो है और 6 एक दंती है। ऐसा नहीं कि EN पे 3 लिखा है तो 3 बता दोगे। EN 2 दंती है, मतलब एक मिले तो 2 खुदी है, तो 3 मिले कैसे होती है? एक सबको 6 आई, भले 3 ठो लिखा है, क्योंकि ये 2 दंती है। Cn एक दंती है, जब Cn 3 ठो लिखो तो 3 आई, तो Cn भी एक दंती होता है, इसलिए Cn एक दंती है, 6 लोगों कितना आया। वैसे भी माइंड रखना, क्वाड्रेशन नंबर 4 मिलेगा या तो 6, ज्यादा स्थानों पे आपको 4 या 6 ही मिलेगा। EDTA अकेले 6, खाली EDTA लिख देना अकेले, एक ठो तो अकेले 6 ठो, वो हेक्साडेंटेड है, षष्ठ दंती है। आयनों की संख्या बता दो। वैसे हम पानी में डालें तो कितने आयन मिलेंगे? 2 तरह के मिलेंगे, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा डब्बा, और 4 ठो पोटेशियम मिलेगा, मतलब 4 सामान्य आयन मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, दैट इज आयन, 5 आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन और 4 ठो पोटेशियम, K+K+K+K+, 4 पोटेशियम सामान्य आयन और एक कॉम्प्लेक्स। बक्सा टूटेगा, कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं, ये बहुत प्रबल रूप से बने होते हैं, बहुत मजबूती से होते हैं, बहुत जटिल होते हैं। अगर इनको फिगर बनाना हो, बना ले जाओगे शंकर भाग का, क्यों नहीं, एक बॉक्स बनाओ, बीच में आयरन, सेंट्रल मेटल है, 6 Cn को अपने से जोड़ा है, कौन वाले बांड से जोड़ा है? 3 वाला बांड। 3 वाला बांड मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किसको किसको? Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। तो कॉम्प्लेक्स ही बना सकते हो, जिसको हम संकुल संकर आयन कहते हैं। कौन सा है? ये पानी में जाने के बाद टूटता उठता नहीं है। और क्या बता सकते हो? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN हिंदी है प्रभावी परमाणु क्रमांक। शायद ये डिजिटल में चला था, जिस दिन 3 दिन क्लास डिजिटल दिया गया था ना, उसी में ये पढ़ाए थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आपको वहाँ पे नहीं सुनो तो यहाँ पे फिर एक बार याद रखो, इसमें फार्मूला होता है Z-PV और +2 गुणे SV। कंपटीशन वाले खुद निकलवाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेंगे और बोलेंगे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, EAN क्या है। तो Z वाले परमाणु क्रमांक रखो, सेंट्रल मेटल का परमाणु क्रमांक मतलब आयरन का परमाणु क्रमांक 26 माइनस PV प्राइमरी वैलेंसी 2 प्लस 2 गुणे SV सेकेंडरी वैलेंसी 26 में से 2 गया 24 प्लस 12 पहुंचाया ना 36 से। वो चाहता भी था कि 36 से पहुंच जाए, क्योंकि 36 से अक्रिय गैस अपने आप को अक्रिय बनाया है, इनर्ट बनाया है, इन लोगों से मांग के जोड़ के। इसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या हिंदी में प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो कि इस फार्मूले से निकाला जाता है। जेड सेंट्रल मेटल का परमाणु क्रमांक होता है, पीवी प्राथमिक संयोजकता होती है और ये सभी द्वितीयक संयोजकता होती है। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी लिखा है। जी सर। नामकरण इसका आईपीएससी नाम होता है। नाम लिखते समय ये पॉजिटिव पार्ट होगा कि नहीं? जी सर। और ये नेगेटिव पार्ट होगा कि नहीं? जी सर। क्योंकि इसमें 6 - 2 प्लस है तो कुल नेगेटिव है तो ज्यादा है। पॉजिटिव पार्ट
पार्ट में कॉम्प्लेक्स में पहले सेंटर मेटल या लिगेंड? लिगेंड। K2 क्या नाम है? साइनो नाम है लिगेंड उसका। बाहर तो साइनाइड नाम है, लेकिन लिगेंड में से साइनो कहते हैं। हेक्सा साइनो। आयरन लिखे कि फेरेट? क्योंकि ये आपकी जब पॉजिटिव चार्ज आता है नेगेटिव से फेरेट नाम होगा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, इसका आईपीसी नाम भी हमने लिख दिया। अब इधर के बाद संकरण क्या होगा, संरचना क्या होगा, ये सब करने के लिए हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बीवीटी और सीएफटी को ध्यान देना होगा। अब हमारे बात को ध्यान देना, यहाँ तक तो तुम जानते हो करना, इसके बाद कैसे जानोगे 4-5 पॉइंट कि इसका संकरण क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये चुंबकीय है कि नहीं है, इसका चुंबकीय गुण कितना है, ये 5 चीजें जानने के लिए अब आगे का काम देखो। सबसे पहले सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा। इधर ध्यान से देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 26 का बन के तैयार। नहीं आता है तो कक्षा 11 वाले कोर्स में आप जाके वहां स्टडी कर सकते हो। आयरन पे कोई चार्ज 2 प्लस, हमेशा 2 प्लस लोगे नहीं, कभी कभी 3 प्लस आएगा, कभी 2 प्लस आएगा, तो जितना आएगा उतने प्लस का। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया कि निकला? निकला। कहां से निकलता है, बाहर से अंदर से? इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलता है अंदर से? किसी भी एटम में जो फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा तो कौन ज्यादा तेज बधा रहेगा? जो नजदीक रहेगा। जो दूर रहेगा और लूज बधा होगा, तो लूज वाला निकलेगा या तेज बधा निकलेगा? इसलिए बताओ सबसे बाहर कौन है? 3d6 नहीं बाहर है, 4s बाहर है। 3d मतलब तीसरे का d और 4s मतलब चौथे का यार। सबसे बाहर कौन? बाहर कौन निकलेगा? क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s खाली हो गया। 3d6 चल रहे हो? हमने सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, फिर उसका चार्ज जो था चार्ज रख के बना दिया, आयन का बना दिया। अब थोड़ा सा हमें कक्षक बनाना पड़ेगा। ये तो भरा है सब ना, पीछे भरा है, डी वाला भी भरा क्या? 3D है बाबू। 3D में 5 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड रूल से 1 2 3 4 5 वो तो यही करते हैं, पहले एक एक भरो क्लॉकवाइज, फिर जोड़ा बनाओ एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको पता है किसका 4s 4p 4d कुल खाली चल रहा है? कुल खाली है कि नहीं? आयरन चौथे आवर्त का तत्व है, 2 8 14 2, इसमें चौथा वाला सब खाली है। 4s अभी खाली नहीं था, अभी भी खाली हुआ है। जब निकला है जो इलेक्ट्रॉन तब 4s खाली हुआ है, और 4p 4d ऑलरेडी खाली था। यस में क्या कक्षक? ये कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। p में 3 कक्षक, d में 5। सब खाली चल रहे हैं। ये खाली कक्षक होने के कारण तो ये लोग इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। आयरन क्यों कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है? आयरन कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बना लेता है? क्योंकि उसके पास खाली कक्षक होते हैं। सोडियम भी बना लेगा कॉम्प्लेक्स आयन? सोडियम के पास खाली कक्षक ही नहीं है। मान के रखोगे कहाँ? यहाँ लोग जो 2-2 इलेक्ट्रॉन सब दे रहे हैं वो कहाँ ले जाके रखेगा? अपने खाली कक्षक में। इसीलिए तो परिभाषा दिया जाता है कि डी ब्लॉक के मेटल के पास खाली कक्षक होते हैं, और वो लोग लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ले लेकर क्या बना देते हैं? संकर आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, खाली कक्षक के कारण। तो यहाँ तक की चीजें तो बहुत नॉर्मल जो कि बताया गया। इसके आगे 5 चीजों को समझने के लिए काम करना पड़ेगा। सेंटर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन, फिर उस पे आयन लगा के कॉन्फ़िगरेशन, फिर उनके ऑर्बिटल का। अब आ जाओ कि वो लिगेंड जो है वो प्रबल है कि दुर्बल है। तो माइंड में रखना कि हमारा जैसे Cl हुआ, CO हुआ, ये लोग किसमें आते हैं? प्रबल लिगेंड है। जैसे H2O हुआ, Cl माइनस हुआ, ये सब क्या है? प्रबल दुर्बल से फर्क क्या पड़ता है? हमने कल एग्जाम्पल उसमें बताया था कि प्रबल लिगेंड जब आता है तो आपको उत्तेजित कर देता है। प्रबल लिगेंड का मतलब ध्यान से समझना। ट्रेन में आप बैठे हो, सीट चारों भरा है, खूबसूरत सी लड़की आई, बैठिए, या तो उठ ही जाएंगे या तो इस चारों को दबा देंगे, चाहे बुढ़ा उसी चपक जाए, बैठा लेंगे। और मान लीजिए कोई खड़ूस आ गया
तो अगर मान लो थोड़ा सा खाली हो रहा तो अपन कहेगा उतार के देंगे, मतलब कौन समझौता ले। पर्पल लिगेंड कैसे होते हैं, इनके पास एनर्जी होती है स्ट्राइक करने के लिए, और ये लोग इस इलेक्ट्रॉनों को स्ट्राइक कर देते हैं। ये जब सीएन आएगा आयरन के पास, ये कहेगा भाई तुम लोग क्यों के अकेले बैठे हो, चलो थोड़ा सा खसक लो, मतलब वो उसको खसका देता है, स्प्लिट करा देता है, पेरी करा देता है। लेकिन जब यही दुर्बल आता है तब कहेंगे भैया लोग खाली हो लिए जाके बैठ लो, हम लोग इधर खसकने वाले नहीं है। अब ध्यान से देखना, पर्पल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड में फर्क पड़ जाएगा। पर्पल पेयरिंग कराएगा लेकिन दुर्बल नहीं करा पाएगा। सीएन यहाँ चल रहा है या H2O चल रहा है, पर्पल लिगेंड है, कहेगा भैया तुम लोग पहले डब्ल्यू मतलब यहाँ लिख देंगे सीएन एक पर्पल लिगेंड है, और पर्पल लिगेंड होने के कारण ये पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग पेयर वाले जोड़ा बनाओ, इसीलिए ऐसा होगा। अगर H2O होता तो वो पेयरिंग नहीं करा पाता, तो जो खाली थे उसमें बैठो, और ये पहले कहेगा पेयर हो। अब पेयर करने के लिए हम ध्यान से फिर से इस ऑर्बिटल को बना रहे हैं, ध्यान से देखना, उसी कक्षकों को जो खाली है और जो हमारे पास ऑलरेडी है अवेलेबल, यही है सब ना। ये कहेगा सब लोग कह लो, वो 6 लोग, तुम लोग ऐसे हो जाओ यार, यहाँ खाली करो जगह, ये सब करा लेंगे नहीं। पर्पल लिगेंड, यही तो सीएफटी बताती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये यही कहती है कि जब डी ब्लॉक के मेटल्स अपने संकरायन बना लेते हैं तो उसमें पर्पल लिगेंड डी कक्षकों को 2 अलग ऊर्जा स्तरों में बांट देता है। कौन? पर्पल लिगेंड, जबकि दुर्बल ऐसा नहीं, और इससे उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण में अंतर आ जाता है। पहले वितरण ऐसे था, एक का जोड़ा बना था, 4 अनपेयर्ड थे, अब वितरण ऐसा हो गया, तीनों का जोड़ा बन गया, कोई अनपेयर्ड नहीं। दोनों में वितरण में फर्क आ गया कि नहीं। सीएफटी जब लिखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखना, तो यही बात बताना कि जब संकर यौगिक में पर्पल लिगेंड आते हैं तो उनकी उपस्थिति के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण में अंतर आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बदल जाता है, और बदलने के कारण उसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट या बढ़ जाती है। जैसे पहले देखो 4 अनपेयर्ड थे, जोड़ा नहीं था, अब कोई अनपेयर्ड बचा ही नहीं, किसके वजह से? तो दुर्बल काम मैंने आपको नेचुरल बताया ना, पर्पल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्राइक होने वाला। अब ये सीएन कहेंगे हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन को डालने आ रहे हैं, कई लोग आए हैं, 6 लोग, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, खाली जगहों में अपना डाल देंगे। खाली कक्षकों में लोग अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अच्छा ये H2O आया होता तो क्या ये झकरा पाता? तो कहते हो खाली डालो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। अच्छा जब H2 आता तो क्या बनता? एक S में, 3 P में, 2 D में, जोड़ा गिनो, एक जोड़ा S में, 3 2P में और 2 2, तब कौन सा संकर बनता? एक जोड़ा S में, 3 जोड़ा P में और 2 जोड़ा D में। लेकिन जब लिगेंड आया पर्पल तो क्या ऐसा बना? वो पहले 2 2D में, तब 1 2S में और 3 2, हमने बताया है कि आपको या तो कभी कभी ये बनेगा और कभी कभी चार्ट में हमने दिखाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 लिगेंडों वाले में कभी कभी ये बनेगा और कभी कभी। यहाँ पे कौन वाला संकर बना? डी में 2 पेयर, डी वाला है, एस में 1 पेयर, 1 जोड़ा, और पी में, तो डी में 2, एस में 1 में लिखा जाता है, छिपा होता है, और पी में 3। और अगर ये पर्पल ना रहा होता तो तब ये बनता 1 2 S में, 3 2 P में और 2 2 D में, तब बनता sp3d2। अब बना, अब तो जानिए यौगिक की संकरण हम बता सकते हैं, इस यौगिक का संकरण है D2sp। क्लियर हुआ? संकरण पता तो फिर आकृति पता, से कैसी आकृति होगी चार्ट में देखो, हमने बताया था कि चाहे sp3d2 आए या D2sp3 आए, वो अष्टफलकीय होगा। अष्टफलकीय मतलब जान पा रहे हो ना, आयरन से 6 लोग कैसे जुड़ रहे हैं, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक, इस तरह की स्ट्रक्चर को अष्टफलकीय कहते हैं। अब बताओ आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसमें? फाइनल आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जिसका जोड़ा ना बना हो, है कि नहीं? है? जीरो, कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब हो कैसा गया? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब, तो होते तब अणुचुंबकीय, नहीं है तो होते तब। अगर ये दुर्बल लिगेंड होता तो ये जोड़ा
जोड़ा ना बन पाया होता। जोड़ा नहीं बनता तो संकट आगे बढ़ जाता, ये बनता sp3d2, और जब sp3d2 बनता तो ये चारों के चारों भी बचे रहते, और चारों बचे रहते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते 4, और तब वो कैसा बन जाता है? CFT में बता दिया गया है कि जब आयतनिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो यौगिक पर चुंबकीय होता है, और जब होते हैं तब इसका चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए n प्लस, ये फार्मूला याद रखना, n है n और n प्लस 2, n माने आयतनिक इलेक्ट्रॉन 0, 0 प्लस 2, 0 से गुणा करोगे 0, मात्रा Bm होता ना 4 मैग्नेट आता, 0 Bm, मतलब कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। अच्छा यहाँ आता 4, तब यहाँ रखते 4 और 4 2 6, 4 6 का गुणा हो तो 24 आता। क्लियर हो? कंपटीशन में जाओगे 4 कंपाउंड लिख देगा, 4 में पूछेगा बताओ चुंबकीय आघूर्ण किसका सबसे ज्यादा है, चारों का निकालो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे वही क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा किसका आएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे। अब 4 यौगिक दे देगा ऑप्शन में, चारों में से आपको बताना रहेगा कि किसमें अनपेयर्ड ज्यादा है। अनपेयर्ड ऐसे पता चल जाएगा, इन चीजों से गुजरना पड़ेगा आपको, फाइनल आप जान पाओगे। अभी ये H2O होता तो 4 अनपेयर्ड आते, क्योंकि वो जोड़ा बन नहीं पाता, बनता नहीं तो 4 लोग अनपेयर्ड रहते, बिना जोड़ा के रहते तो अनचुंबकीय होने लगता, और यहाँ पे 24 आने लगता। क्लियर हो? कई स्टेप हुआ, 9वां से शुरू कर रहे हैं, ये इतना काम कर दोगे तब 9वां बता पाओगे, संकरण 10वां बता पाओगे, आकृति 11 बता पाओगे, आयतनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 बता पाओगे, नेचर प्रकृति क्या है उसका, नेचर, तब 13 बता पाओगे चुंबकीय, मतलब 9 से लेके 13 तक वही बता पाएगा जो इतना काम कर पाएगा। और इतने पहले आप सुनिए, पूरे कंपाउंड में बस यही चलता है। एक क्वेश्चन से क्लियर हो ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट करो फर्स्ट।